गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सॉरी कुमार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं दांत क्यों नाखून के दांत क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 4 है, बिहार बोर्ड का है, ठीक है, जो आप देख रहे हैं कक्षा 10th का है। और यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट का क्लास आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। आपका जो टॉपिक हो गया आपके सामने चैप्टर 4, जिस चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, और यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन आपका यहाँ पे वन शॉट होगा, जिसको आप समरी बोल सकते हैं, ठीक है, सारांश बोल सकते हैं, वन शॉट बोल सकते हैं, ठीक। इसमें जितने भी अगर ये वन शॉट देख लेते हैं तो इसके देखने के बाद आपके इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे या सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, सभी क्वेश्चन आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक के परिचय के बारे में। लेखक के बारे में जान लेते हैं। लेखक के बारे में ही 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है आंसर। जैसे कि पूछा लेखक का नाम हजारी प्रसाद त्रिवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक में कहानीकार का नाम कौन है, हजारी प्रसाद त्रिवेदी। हजारी प्रसाद त्रिवेदी का जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 9 अगस्त 1907 का। कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश बलिया जिले अरब दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। देखिए छपरा, जो कि अगला है कि उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो उनकी मृत्यु जो हुई थी 19 मई 1979 को। याद रखिएगा, देखिए 19 अगस्त और 19 मई, 19 अगस्त और 1907 को उनकी जन्म हुआ था और 19 मई 1979 को उनकी मृत्यु हुई थी। उनके पिता का नाम था श्री अनमोल द्विवेदी, माता जी का नाम था श्रीमती ज्योतिषमती, ठीक है। अब ये सिर्फ करने के बाद इससे ही क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेंगे। इसकी प्रारंभिक घर पर ही संस्कृति माध्यम से हुई थी। उच्च शिक्षा ये दिन काशी हिंदी विश्वविद्यालय से हुआ था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुआ था। वहाँ से उन्होंने ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की और कबीर पर गहन अध्ययन करने के कारण 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय में उन्हें PhD का मानक उपाधि सम्मानित किया गया और 1957 में भारत सरकार के द्वारा उन्हें पद्म भूषण से उपाधि सम्मानित भी किया गया। उसके बाद आता है साहित्यिक रचना। इनकी साहित्य की भी रचना जो थी, बहुत अच्छे साहित्य रचना भी लिखे थे, ठीक है। साहित्य रचना की बात करें, जैसे कि आता है अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, वान भट्ट की आत्मकथा, पुनवरा, चारु चंद्रलेख, अनामदास का पौधा, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि। ये सभी जो साहित्यकार हैं ये किसके लिखे हुए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। याद रहेगा। चलिए ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक पाठ का परिचय। पाठ का परिचय से लिए हुए हैं। पाठ का परिचय क्या कहता है कि प्रस्तुत निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं में मनुष्य की मनुष्यता का साक्षात्कार कराया गया है। लेखक के अनुसार नाखून को बढ़ना मनुष्य की पाशवी वृत्ति की प्रतीक है और उन्हें काटना या न बढ़ाने देना इसमें निहित मानवता का है। मतलब ये मानवता है कि आप नाखून को बढ़ाना चाहते हैं या नहीं बढ़ाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नाखून का फ़ायदा क्या होता है, घाटा क्या होता है, ये आप पर डिपेंड करता है। इसलिए नाखून बढ़ाना नहीं बढ़ाना ये मानवता का ही निहित है, मतलब मानव ही जाने गया। पहले के युग में नाखून बढ़ाता था अपनी सुरक्षा के लिए, जैसे कि जंगलों में तो हथियार नहीं हुआ करता था, तो जानवर है कोई भी जीव जंतु से रक्षा करने के लिए नाखून बड़ा बढ़ाकर रखा जाता था और उसे अपनी सुरक्षा के लिए उसे इस्तेमाल किया जाता था। आज से कुछ लाख वर्ष पहले मनुष्य जब वनमानुष की तरह जंगल में था, पहले बता दिए वनमानुष यानी वानर की तरह जंगल में था, उस समय नख ही उसके अस्त्र थे, यानी नाखून जो थे उसके हथियार थे। आधुनिक मनुष्य ने अपने विनाशकारी अस्त्र का निर्माण कर लिया और अंत नाखून बढ़ते हैं तो उन्हें कोई बात नहीं, पर उन्हें काटना मनुष्य की निशानी है। नाखून बढ़ते जाता है लेकिन हमें नाखून को क्या करना है, काटना है। पहले नाखून को इसलिए नहीं काटा जाता था क्योंकि नाखून बढ़ाते थे, क्योंकि हमें एक हथियार के रूप में काम करते थे। कुछ बाद उसे नाखून को रखा गया उसे सुंदरता के लिए। हमें चाहिए कि हमें अपने भीतर रह गए पशुता के चिन्हों को त्याग कर दे और उसके स्थान पर मनुष्यता को अपनाएं। और हमारे अंदर जो भीतर पशु की जो भावना थी, पशुवता विचार था, उसको त्याग दिया जाए और हमें अपनी मनुष्य की जो विचारधारा है उसको अपनाना चाहिए। अगला है पाठ का सारांश कहता है कि पाठ्य पुस्तक नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखक नाखून के माध्यम से मनुष्य की आगामी बर्बर पृथ्वी वर्णन से और बर्बर त्याग का मानवीय गुण को अपनाने का संदेश दिया है। एक दिन लेखक की पुत्री ने प्रश्न पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। बालिका ने इस प्रश्न के लेखक हस्तपस्त हो गए। जो लेखक हैं, एक बालिका प्रश्न पूछती है लेखक से कि हम लोग नाखून जो है हम लोग क्यों बढ़ाते हैं। तो इसका जवाब की वजह से लेखक जो होते हैं हस्तपस्त होते हैं, सोच में पड़ जाते हैं।
प्रतिक्रिया स्वरूप लेखक ने इस विषय पर मानव सभ्यता का विकास पर अपना विचार प्रकट करते हुए आज से लाखों वर्ष पूर्व मनुष्य जंगली अवस्था में था, मतलब जंगली, पूरा जंगल में रहना, पत्ता का कपड़ा पहनना, पत्ता से अपने शरीर के गुप्त अंगों को ढकना, जंगल में खान पान करना, तो ये जंगली विधता था। तब उसे अपनी रक्षा के लिए हथियारों की आवश्यकता थी। उसके लिए मनुष्य ने अपनी नाखून के हथियारों का स्वरूप प्रयोग करने में बढ़ावा शुरू किया था, क्योंकि उन्हें प्रतिद्वंदियों से जुड़ने के नाखून था और से अस्त्र थे। इसके बाद पत्थर, पेड़ की डाल आदि व्यवहार होने लगा। जैसे जैसे इंसानों को मानसिक जो होता है नॉलेज बढ़ने लगती है दिमाग में, उस तरह से आगे का जो अपना क्रिया था उसको चेंज करते गया। जैसे कि कपड़ा पहनने के बाद हथियार, तो नाखून का हथियार छोड़कर पत्थरों से, पेड़ों के डंडियों से उस तरह का हथियार बनाना शुरू किए थे। व्यवहार में आदि में परिवर्तन होने लगा। इस प्रकार जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया, मनुष्य अपने हथियार को भी विकास करने लगा। फिर उसका हल बनाया, जानने लगा कि पेड़ पौधे क्या होते हैं, पेड़ को बीजों के अगर उसे अंकुरित होने लगा तो पेड़ों को उसे अंकुरित कर उसे बीज उगाना, पेड़ उगाना उन्होंने आरंभ कर दिया था। अगला विचार प्रकट करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ गया 2 स्टेप। हाँ, अगला स्टेप में कहता है कि उसे इस बात पर हैरानी होती है कि आज मनुष्य नाखून न काटने पर अपने बच्चों को डांटता है, किंतु प्रकृति उसे भी नाखून बढ़ाने का विवश करती है। मनुष्य को अब उसे कई गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुके हैं, इसी कारण मनुष्य अब नाखून नहीं रखना चाहता। लेखक सोचता है कि मनुष्य किसी ओर बढ़ रहा है, मतलब मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, मनुष्यता की ओर अथवा पशुता की ओर, अस्त्र शस्त्र बढ़ाने की ओर अथवा अस्त्र शस्त्र घटाने की ओर। आज के युग में नाखून पशुता का अवशेष है और अस्त्र पशुता के निशानी है। तो ये जो बताया जा रहा है, नाखून जो है ये प्रकृति का दिया हुआ है, इसे हम काट भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना कि हम नाखून को किस तरह से बढ़ा कर रखें या उसे काट कर रखें। तो ये बढ़ रहा है, तो ये मनुष्य का जो फ़र्ज़ बनता है कि नाखून को छोटा रखे, क्योंकि हथियार की ज़रूरत अब हमें नाखून की नहीं है। हथियार अब नए नए अस्त्र बल बन चुके हैं, उस सब चीज़ का विकास हो चुका है। इसलिए नाखून अगर रखना है तो छोटा रख सकते हैं, सुंदरता के लिए थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े नाखून अभी के समय में नहीं रख सकते हैं। क्या है, हथियार तो हमारे पास ऑलरेडी आ ही गया हुआ है, ठीक है। तो इस पर लेखक यही विचार प्रकट करते हैं। अगला है कि इस प्रकार भाषा में विभिन्न शब्द विभिन्न रूप में प्रतीत है। जैसे कि इंडिपेंडेंस शब्द का अर्थ होता है अपने अधीनता या किसी अधीनता की अभाव, किंतु इसका अर्थ हमारे अधीनता, स्वतंत्रता और स्वराज ग्रहण किया है। अगला बात करते हैं कि कहता है कि यह सोच आज भी परिस्थितियों में बदल गई है, उपकरण नए हो गए हैं, उलझनों की मात्रा भी बढ़ गई है। मतलब उपकरण जो होता है या कोई चीज़ हो गया, बनाने से लेकर खाने से हर चीज़ का नया नया चीज़ वैरायटी आने लगा, जिसके कारण से उलझनें काफ़ी बढ़ गई है कि हम ये करें कि वो करें, ये खाएं क्यों करें, पर उलझनें बढ़ गई हैं। परंतु मूल समस्या बहुत अधिक नहीं बदली, लेकिन पुराने के मोह और बंधन में रहना भी सब समय का जरूरी नहीं होता। इसलिए हमें भी नएपन का अपनाना चाहिए। मतलब इसलिए हमें उलझन में नहीं पड़ना चाहिए कि पहले के ज़माना में ये होता था, ऐसे होता था, ये ज़रूरी नहीं है। पहले जैसी स्थिति थी वैसे काम होता था, अब सब कुछ बदल चुका है, तो अब नए तरीक़ा से काम होना चाहिए। तो हमें चेंजिंग कर लेना चाहिए, नए युग को अपनाना चाहिए। लेकिन इसके साथ हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि नए की खोज में हम अपना सर्वस्व न खो दें। मतलब नए नए चीज़ के चक्कर में हम अपना जो विचार भावना इसको हमें नहीं खोना है, क्योंकि कालिदास ने कहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते। जितने भी पुराने चीज़ थे सभी पुराने तो अच्छे हो नहीं सकते। पुराने चीज़ जो था वो मान लीजिए पुराने चीज़ जो कि लोग जंगल में रहते थे, कपड़ा के जगह पर वो पत्ता पहनते थे, जीव जंतु को खाते थे, तो ये पुराने चीज़ अच्छे तो नहीं हो सकते ना। तो सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। जो नए चीज़ अभी आ रहा है ये जरूरी नहीं कि जितनी भी नई चीज़ आ रहा है वो सब खराब ही होते होंगे, कुछ अच्छे भी होते हैं। ये तो बात दोनों को जाँच कर हित में उसे स्वीकार करना चाहिए। अब इस दोनों को जांचिए कि हमारे आने वाले जो पीढ़ी हैं या अभी जो नए सामान आ रहा है, नए टेक्निक आ रहा है, वो हमारे लिए कितने सेफ है, कितने अच्छे, फिर उसको स्वीकार कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए और उस पर अमल कीजिए, ठीक है। उसके बाद कहता है कि मनुष्य किस बात में पशुता भिन्न है, ये इस बात में से एक है। आहार, निदान आदि की दृष्टि से मनुष्य तथा पशु में समानता, फिर भी मनुष्य पशु के भिन्न है। मनुष्य में संयम, श्रद्धा, त्याग, तपस्या और दूसरे में सुख दुख के प्रति संवेदना भाव है, जो पशु में नहीं है। कह रहे कि पशु में क्या है कि किसी के प्रति दया भाव, किसी के प्रति दुख प्रकट करना, ये सब त्याग नहीं है, लेकिन मनुष्य में है। मनुष्य योनि में बनाया गया है, किसी के प्रति आप दया कर सकते हैं, किसी के प्रति श्रद्धा त्याग कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, किसी के साथ आप दुख प्रकट भी कर सकते हैं, संवेदना भी देख सकते हैं, लेकिन पशु में नहीं है। मनुष्य लड़ाई झगड़ा को अपना आदर्श नहीं मानता, वह क्रोधी एवं अविवेक को बुरा समझता है। तो क्या करता है वो, विवेक जो होता है ना उसको बुरा समझता है, क्रोध को भी बुरा समझता है।
लेखक सोचता है कि ऐसा व्यक्ति मनुष्य को कैसे सुख मिलेगा, क्योंकि देश के नेता वस्तुओं को कमी के कारण उत्पादन बढ़ाने का सलाह देता है, लेकिन बूढ़े आत्मलोकन की ओर ध्यान नहीं देता। ये सब सामान की ओर ध्यान दे रहा है कि हम ये कर लेंगे, घर बना लेंगे, महल खरीद लेंगे, लेकिन जब उसको ये चीज़ पता नहीं है कि जब वो बूढ़ा होगा, जब मरेगा, तो क्या ये धन दौलत लेकर जाएगा? नहीं जाएगा। उनका कहना है कि प्रेम बड़ी चीज़ है जो आपके भीतर है। इस निबंध में लेखक ने मनमानी पर बल दिया है और महाविनाश की मुक्ति की ओर ध्यान दिया। और लेखक कहा है कि हमें मानवता पर बल दिया है, मानव को प्रतिभाव, दया, इस पर दिया है, और विनाश का मुक्ति पर, किसी कि अगर कोई काम करते हुए विनाश होता है उसे मुक्त कैसे होना है, कैसे बचना, उस पर लेखक ध्यान दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जितने भी वन शॉट थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, सभी मैंने आपको करा दिया, जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर हमारे वीडियोस आपको हेल्पफुल हुआ हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों, फ्रेंड, ग्रुपों में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर लगे कि हाँ क्वेश्चन या हमारे वीडियो में कुछ दम है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते फिर आपका मन, ठीक है। तो चलिए यहाँ से वीडियो को करते हैं अंत, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।